हेलो स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दूसरे पार्ट के अंतर्गत मैं भूगोल का अध्याय 1 संसाधन व विकास प्रारंभ करूंगा। संसाधन व विकास प्रारंभ करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं, लेसन को यहीं से प्रारंभ करते हैं, संसाधन व विकास को प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को जानना क्या है, तो संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 यह जानना है कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है। तीसरा यह जानना है कि संसाधन संरक्षण कैसे किया जाएगा। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। उसके बाद इसमें भारत में संसाधन के वितरण को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। संसाधन भारत में संसाधन का वितरण तथा एक और चीज़ देखना पड़ेगा इसके साथ में कि निछालन क्या है। निछालन क्या है तथा संरक्षण। और इसी लेसन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वह है मृदा संसाधन का है। मृदा संसाधन। इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस लेसन के अंतर्गत चर्चा करेंगे, डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मृदा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं और इससे मैपिंग वर्क होता है, यानी एक नंबर फिक्स है। नंबर 1, कभी कभी क्या होता है कि इस मृदा संसाधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देता है और मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है। तो अगर मृदा संसाधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है तो इस बात में संदेह नहीं कि ये 6 यानी कि 7 नंबर का इस लेसन से पूछ सकता है। दूसरा नंबर कि इस लेसन से होता क्या है कि संसाधन क्या है, संसाधन वर्गीकरण, तमाम तरह की चीज़ों से हो सकता है कि बहुविकल्पी का प्रश्न पूछता है। उसके बाद संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, भारत में संसाधन का वितरण से कभी कभार वो क्या करता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछ सकता है। तो इस लेसन को प्रारंभ करते हैं, संसाधन क्या है, और इसी से इस लेसन को प्रारंभ करते हैं कि संसाधन क्या है। देखिए, संसाधन का यहाँ पर डिफिनीशन जो हम लोग को दिया गया है, साधारण रूप से यह इसको अगर बात करें तो पर्यावरण में मौजूद सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ण करती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो
प्रौद्योगिकी हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य, जो आर्थिक रूप से संभाव्य संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से तथा सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से मान्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मान्य है, उसे संसाधन कहा जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि पर्यावरण के में, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता यानी कि मानव की आवश्यकता को पूर्ण करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अगर कोई वस्तु मौजूद है और मानव की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती है तो उसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि वह संभावित संसाधन हो, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी ना हो, या फिर कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि वह आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, वह भी संसाधन नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर कि कभी कभी क्या होता है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं होता है, वह भी संसाधन नहीं होता है। अगर इस परिभाषा को यानी कि इस संसाधन के क्या है उसके परिभाषा को हम तोड़ें, संसाधन क्या है इसके परिभाषा को हम तोड़ें तो कुछ चीज़ें हम लोगों को सामने आता है, और उसी के माध्यम से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि संसाधन क्या है। नंबर 1, संसाधन क्या है? तो प्रत्येक प्रकार का संसाधन, यानी अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रकार का संसाधन, प्रत्येक प्रकार का संसाधन हमारे पर्यावरण में मौजूद है, हमारे पर्यावरण में मौजूद है। नंबर 1, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वह सारे के सारे क्या हैं, संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वह क्या होंगे, संसाधन होंगे। तो प्रत्येक प्रकार का संसाधन नंबर 1 कि हमारे पर्यावरण में मौजूद होगा। लेकिन पर्यावरण में मौजूद होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब क्या है कि वह मानव की आवश्यकता को पूर्ण करती होगी, वह मानव की आवश्यकता को पूर्ण करती है। क्योंकि ध्यान रहे कि जो संसाधन मानव की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती है उसे हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रौद्योगिकी के अभाव में किसी वस्तु को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी वह संसाधन के अंतर्गत नहीं जाएगा। हो सकता है संभावित संसाधनों भविष्य में उसके लिए प्रौद्योगिकी हम लोगों के पास आ जाए और उसको भी हम लोग इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दें, या हो सकता है कि आर्थिक रूप से संभाव्य न हो, सांस्कृतिक रूप से संभाव्य न हो। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट होता है कि तीसरी चीज़ क्या है, तो तीसरी चीज़ है कि उसको रूपांतरित करने के लिए प्रौद्योगिकी होना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी होना आवश्यक है। देखिए हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं मौजूद है यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह संसाधन की श्रेणी में चला जाए, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद होती हैं, बल्कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता होता है, रूपांतरण की आवश्यकता होता है, परिवर्तन की आवश्यकता होता है। जैसे
जैसे कि हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ईंधन, जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन दो प्रकार के होते हैं, या तो कोयला होगा या पेट्रोल होगा। सपोज कीजिए कि हमें पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम, हम पेट्रोलियम को जिस रूप में प्राप्त करते हैं, यह खनिज, यह जीवाश्म ईंधन क्या होता है? एक खनिज होता है, खनिज है, खनिज है। क्या हम जिस पेट्रोलियम को जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसी रूप में पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? परिवर्तन की आवश्यकता होगी, रूपांतरण की आवश्यकता होगी, तभी वह जो दहन इंजन है, दहन इंजन के अंतर्गत वह ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा, ऊर्जा का काम करेगा। हालांकि जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो ये है, हम कहते हैं कि लौह अयस्क की बात करें तो अयस्कों के रूप में लौह पाया जाता है। तो क्या हम लौह अयस्क को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? रूपांतरण की आवश्यकता होगी। तमाम तरह की वस्तुएं जो निर्मित होती हैं तभी हमारी आवश्यकता को पूर्ण करती हैं, और उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है ताकि हम परिवर्तन कर सकें। एक चौथी भी चीज़ यहाँ पर है, और वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि चौथी चीज़ यह है कि संसाधन क्या होना चाहिए? संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य, संभाव्य होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि हम किसी प्रकृति में मौजूद संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए, हम उसको अपने प्रयोग में लाने के लिए इतना धन खर्च कर देते हैं कि उस संसाधन का कोई महत्व ही नहीं रह जाए। जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सपोज कीजिए कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और हमें संसाधन जो मिलता है वह नागण्य मिलता है, तो वह किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो वास्तव में संसाधन तो हैं, लेकिन वह संसाधन सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है। जैसे अगर कहें, जैसे आध्यात्मिक तौर से कहें, क्षेत्र के वजह, क्षेत्र वाइज कहें, आध्यात्मिक तौर से कहें, तो जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा क्या है? आध्यात्मिक, अगर भारत में बात करें तो आध्यात्मिक रूप से यह आध्यात्मिक रूप से यह औषधीय पौधा के अंतर्गत आता है। तो औषधीय पौधा के रूप में तो यह संसाधन है, लेकिन अगर इसको ईंधन की बात करें कि ईंधन के रूप में हम जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने कहा कि क्षेत्र और कुछ धार्मिक मान्यताएं होती है, आध्यात्मिक मान्यताएं होती हैं, बहुत लोग मांस खाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत यह हराम होता है तो वह मुस्लिम धर्म के अंतर्गत वह संसाधन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से यदि मान्य है तो हम उसे संसाधन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंतर्गत यही होता है कि कोई भी हमारे पर्यावरण में मौजूद सारी वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करती हैं और जिसको रूपांतरण करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए या हमें इस्तेमाल योग्य वस्तु को निर्मित करने के लिए हमारे पास यदि प्रौद्योगिकी है तो वह संसाधन है, अन्यथा वह संसाधन नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि संसाधन के लिए क्या आवश्यक होता है। तो संसाधन अपने आप में प्रयोज्य नहीं होता है, संसाधन को अपने आप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि संसाधन को प्रौद्योगिकी के माध्यम से रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए, संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? संसाधन कब प्रयोज्य होती हो? संसाधन संसाधन कब प्रयोज्य होगा? प्रयोज्य होगा, प्रयोज्य होगा
या हम कह सकते हैं कि संसाधन को कैसे हम अपने प्रयोग के योग्य बना सकते हैं। तो नंबर 1 प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। दूसरा होता है ढांचागत विकास, ढांचागत विकास, ढांचागत विकास, या इसको कहते हैं संस्थान, संस्थान। तथा एक अन्य चीज होता है कौशल, कौशल, कौशल। यानी हमारे पास इस प्रकार का कौशल भी होना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, अपने प्रयोज्य के लिए में ला सके। और सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव, मानव। क्योंकि देखिए हम लोग 9th क्लास में इस चीज़ को देखे कि मानव क्या है, मानव भी एक संसाधन है। और ये सारी की सारी संसाधन कोई महत्व नहीं रखती हैं जब तक कि अगर संसाधन मानवों की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती है। लेकिन मानव रूपांतरण की जो प्रक्रिया होगी प्रौद्योगिकी के द्वारा होगा। लेकिन वह कौशल किसके अंतर्गत होगा, मानव के अंतर्गत होगा। तो यह मानव क्या है, यह मानव न केवल संसाधन को अपने प्रयोग के योग्य बनाता है, यानी संसाधन अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है, बल्कि मानव ही उसे अपने प्रयोग के योग्य वस्तुओं में परिवर्तित करता है। और परिवर्तन किस लिए करता है, अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाली जितने भी संसाधन है उस पर क्रिया कौन करता है, तो यह मानव ही करता है। और किसके माध्यम से करता है, तो ढांचागत विकास के माध्यम से करता है, यानी कि ढांचागत संस्थान के माध्यम से करता है, कौशल के माध्यम से करता है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से करता है। और यह अंतिम इन कहा जाए तो संपूर्ण संसाधनों का अंतिम उपभोक्ता भी होता है, अंतिम उपभोक्ता होता है, अंतिम उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा कि मानव एक संसाधन है, लेकिन सारे मानव संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि मानव संसाधन को संसाधन में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वस्थ, स्वस्थ होना चाहिए। तभी वह मानव संसाधन बन सकता है, या अन्यथा वह मानव संसाधन नहीं बन सकता है। क्योंकि यह शिक्षा और स्वास्थ्य ही उसको कौशल में परिवर्तित करेगी, वह कौशलपूर्ण होगा, कौशलपूर्ण होगा। और यदि कोई मानव कौशलपूर्ण है तो वह क्या है, संसाधन है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। ये अब संसाधन कब प्रयोज्य होगी, जब मानव प्रकृति में मौजूद वस्तुओं से, प्रकृति में से प्राप्त वस्तुओं पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रिया करता है, जिसके अंतर्गत ढांचागत विकास भी शामिल है, क्रिया करता है और अपने प्रयोज्य के योग्य वस्तुओं का निर्माण करता है। तब हम कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए प्रयोज्य है, अन्यथा वह प्रयोज्य नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इस लेसन के अंतर्गत कि संसाधन का वर्गीकरण। हमारे इस लेसन के अंतर्गत संसाधन वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। संसाधन, संसाधन वर्गीकरण, संसाधन वर्गीकरण, संसाधन वर्गीकरण। हमारे एनसीईआरटी के अंतर्गत जो क्लास 10th की जो कोर्स निर्धारित किया गया है, उसमें संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है वह 4 आधारों पर किया गया है। यद्यपि देखिए पहला नंबर की संसाधन का अगर वर्गीकरण करें तो नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तथा नंबर 2 यानी मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, संसाधन। यानी मोटे तौर से कहें तो संसाधन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। लेकिन मानवीय संसाधन को तो हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश कर इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th के अंतर्गत उसके
बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, फिर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन को विशेष रूप से यहाँ पर दिया गया है, और इस प्राकृतिक संसाधन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। यानी उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1 किसके आधार पर किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। यहीं पर हम देखते चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 यानी कि प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण जो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। और उत्पत्ति के आधार पर यह जो संसाधन होते हैं, कौन सा संसाधन होगा? जैव संसाधन, जैव संसाधन तथा व अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस जो भी संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है उसको जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है कि इनके जो उदाहरण हैं, चाहे जैव संसाधन की बात करें, अजैव संसाधन की बात करें, या इसके बाद जो हम वर्गीकरण इस आपके किताब के अंतर्गत दिया गया है उसका वर्गीकरण करेंगे तो उसका उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके उदाहरण को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। तो जैव संसाधन क्या है? नंबर 1 यानी कि नंबर 1 जैव संसाधन, जैव संसाधन, संसाधन जीवमंडल में वे सभी वस्तुएं जो सजीव हैं। सीधी बात है कि हमारे जीवमंडल में जो वस्तुएं सजीव हैं उसे हम लोग जैव संसाधन के नाम से जानते हैं। कि यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवमंडल में सजीव रूप में प्राप्त की जाती हैं, सजीव रूप में मौजूद हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं। वे जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जिसमें जान है उसे हम जैव संसाधन कहेंगे, सीधी बात है। इसमें कोई विशेष उधर इधर सोचने की जरूरत नहीं है। जिसमें जान है, जैसे कि अगर हम कहें पशुधन की बात करें, या छोड़िए ना, पशुधन की क्या बात करें, स्वयं मानव की बात करते हैं। मानव भी क्या है? एक संसाधन है, वह भी क्या है? जैव संसाधन है। उसके बाद कहें अगर वनस्पति की बात करें, यह भी क्या है? यह भी जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैव संसाधन का। इसको पशुधन की बात करें, मानव, यानी संपूर्ण रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसको ये देखिएगा कि वे हमारे प्रकृति में मौजूद वे वस्तुएं जो सजीव हैं, जिसमें जान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर कहें अजैव संसाधन, तो ठीक देखिए, इसी परिभाषा से उसको भी बनाइए, क्योंकि परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको समझ लेंगे तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि दूसरा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन यानी कि ऐसी वस्तुएं, इसको बड़ा करना चाहें तो इसका कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सारी वस्तुएं जिसमें जो निर्जीव हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवमंडल में निर्जीव रूप में पाई जाती हैं, निर्जीव रूप में पाई जाती है
पाई जाती है उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर इसका, मैंने कहा ना, इसका उदाहरण जरूर याद कीजिए। अगर उदाहरण याद नहीं करेंगे तो शायद आपका बहुविकल्पी का प्रश्न क्लियर नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। तो इसका उदाहरण जैसे कि अगर बात करें तो खनिज, जितने भी प्रकार के आपको खनिज मिलेंगे वह सारे के सारे क्या होंगे, वह सारे के सारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें, वह भी खनिज है। जीवाश्म ईंधन की बात करें, यह भी खनिज ही है, लेकिन यह क्या है, यह भी अजैव संसाधन है। तो देखिए, इसकी सबसे बढ़िया पहचान ये है कि जिसमें जो निर्जीव है, यानी कि हमारे जो पर्यावरण में पाई जाने वाली वो सारी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, अगर निर्जीव हैं तो वह अजैव हैं, यदि सजीव हैं तो वह क्या हैं, जैव हैं। इसको रखिए, ध्यान में रखिएगा, और आपको पता चलता रहेगा कि जैसे खनिज की बात करें, जीवाश्म ईंधन की बात करें, ये क्या होते हैं, ये सब के सब निर्जीव संसाधन है, इसके अंतर्गत जान नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। अब इसका ये पहला वर्गीकरण था, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। अब हम कहते हैं समाप्यता के आधार पर दूसरा ये वर्गीकरण का आधार है, यानी कि संसाधन वर्गीकरण का एक अगर दूसरे आधार की बात करें तो ये संसाधन वर्गीकरण का दूसरा आधार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, इसके आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। इस यहीं से पढ़ते, इससे बहुविकल्पी का प्रश्न पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़ता है। ये कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर, नंबर 1। तो इसका आधार ही पहले समझिए ना। यह आधार क्या कहता है कि जो संसाधन समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, इस आधार पर किया गया है कि कोई भी संसाधन जो हमारे प्रकृति में मौजूद है वह समाप्त हो सकता है या समाप्त नहीं होगा। इस आधार पर कुछ संसाधन जो होते हैं नवीकरणीय संसाधन होते हैं और कुछ अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नंबर 2, यानी कि यहाँ पर दूसरे की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन। अब प्रश्न उठता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। वे संसाधन हमारे, अगर इसको लंबा करना चाहें तो समझने के लिए, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे संसाधन जिसको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसी रूप में हम ला सकते हैं जिस रूप में हमें प्राप्त होता है, तो हम वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन, संसाधन जिसको भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसे उसी रूप में पुनः निर्मित कर सकते हैं, निर्मित हो सकता है उसे नवीकरणीय
संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। कुछ तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जो सतत हैं, प्रवाहशील हैं। यानी अगर कहें पवन की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, हम जानते हैं कि पवन ऊर्जा क्या है। पवन के बिना यानी हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और पवन को ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। आज अगर बात करें तो पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है। चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संभावना है। सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा भी क्या है, वह सतत है, यानी प्रवाहशील है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जब जीवन ही नहीं है तो संसाधन रह करके क्या करेंगे। संसाधन तो तभी महत्वशील हैं जब मानव की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, और जब मानव नहीं है तो ये संसाधन रह करके कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह से अगर मृदा की बात करें, मृदा की बात करें तो मृदा भी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ध्यान रखिएगा, मृदा के विषय में कभी कभी फंसाता है कि मृदा क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। तो इससे कभी कभी बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। तो इस बात के लिए सतर्क रहिएगा कि मृदा क्या होगी, तो नवीकरणीय संसाधन होगी। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसी रूप में निर्मित किया जा सकता है, निर्मित हो सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे जल ऊर्जा की बात करें, ये सब सतत हैं, प्रवाहशील हैं। उसी प्रकार से अगर मृदा की बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुविकल्पी के प्रश्न कई बार बने हुए हैं। मृदा भी क्या है, वह नवीकरणीय संसाधन है। अब दूसरा इसके अंतर्गत देखते हैं, दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। सीधी बात है कि देखिए, हमको ऐसी परिभाषा बनाना चाहिए जो कि हमको याद करने में सुविधा हो, लेकिन याद करने से बेहतर है समझ लेना। अब अभी हम लोगों ने नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत देखा कि जो संसाधन भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसी रूप में परिवर्तित हो सकती है जिस रूप में वह मौजूद थी, तो हम क्या कह रहे थे, नवीकरणीय संसाधन कह रहे थे। सीधी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिन संसाधन को हम लोग भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसे उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह अनवीकरणीय संसाधन है। लिखने पर बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन क्या कहें, यानी अनवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसे हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसे उस रूप में नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जितनी भी प्रकार की खनिज होती हैं, खनिज संसाधन होते हैं, खनिज होते हैं, धातुएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। यह भी तो एक खनिज ही है, लेकिन उदाहरण के रूप में हम लोग रखते हैं, इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन आता है। हमने कहा ना कि इसको हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी के लिए मैक्सिमम रूप से देखते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी का प्रश्न इन्हीं सब वर्गीकरण से ज़्यादा बना देता है। वो पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछ देता है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो हमारा यह भी काम हो सकता है। तो खनिज, जितने भी प्रकार के खनिज हैं, धातुएं हैं, जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या होंगे, यह सब के सब अनवीकरणीय संसाधन होगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो अनवीकरणीय संसाधन है, उसके अंतर्गत देखिए इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 चक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन ये महत्वपूर्ण है, और इस वर्ष यानी कि 2024 के परीक्षा में 2024 में जो परीक्षा अभी हाल ही में हुआ है, उसमें चक्रीय संसाधन के विषय में पूछा गया था। तो चक्रीय संसाधन और बी है अचक्रीय
अचक्रीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन, रिसाइकलिंग, यानी जिसको हम रिसाइकिल करके पुनः हम दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं, वह क्या है, चक्रीय संसाधन है। जैसे जितनी भी प्रकार की धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, चक्रीय संसाधन होती हैं। जैसे अब मान लीजिए सोना, चांदी, ये क्या है, जैसे लोहा, हम क्या करते हैं, कबाड़ को, लोहा को कबाड़ वाले को बेच देते हैं और वह कबाड़ वाले ले जाता है, पूरा से उसको पिघलाता है, पिघला करके किसी दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, तो वह संसाधन क्या होगी, चक्रीय संसाधन होगी। तो सीधा बात है कि जिन वस्तुओं को हम पुनः प्रयोज्य योग्य वस्तुओं में निर्मित कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसे हम चक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे जिन धातुएं क्या होती हैं, चक्रीय संसाधन होती है। लेकिन अचक्रीय, अब देखिए यहाँ पर चक्रीय और अचक्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसको पुनः हम प्रयोज्य नहीं कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे अगर कोयला की बात करें, एक बार प्रयोग करेंगे, राख के ढेर में बदल जाएगा, वह पुनः रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, रिसाइकलिंग में चक्रीय नहीं हो सकता है। उसी तरह से पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम जी जाहिर सी बात है कि एक बार पेट्रोलियम को इस्तेमाल करने पर यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वह उसको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। तो चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन, जितनी भी धातुएं होती हैं वह चक्रीय संसाधन होती हैं, और जितनी भी, जैसे कोयला की बात करें, पेट्रोल की बात करें, यह क्या होती हैं, अचक्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो ये हुआ समाप्यता के आधार पर। अब तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। जो संसाधन का वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सार्वजनिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, तथा चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी उसका स्वामित्व, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो संपत्ति है, वास्तव में अगर लैंड की बात करें, लैंड की भूमि की बात करें, तो उसका जो मेन ओनर होता है कौन होता है, राष्ट्र होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लगान देते हैं। लगान क्या है, तो लगान एक प्रकार से उस भूमि का इस्तेमाल करने का किराया होता है। लेकिन लगान सरकार क्या लेती है, नाम मात्र का लेती है। यह तो केवल लगान, तो अब केवल यह रह गया है कि वास्तविक ओनर कौन है। तो वास्तविक ओनर राष्ट्र है, स्वामी कौन है, राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्र के बाद यदि जो कौन ओनर है, तो जो लगान देता है। तो जो निजी व्यक्ति है, अगर वह कोई निजी व्यक्ति है, अगर लगान देता है, तो वह संपदा क्या हो जाएगी, उस निजी व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन होगी। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी भी निजी व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन होते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। वह कुछ भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, बाग बगीचा भी हो सकता है, चारागाह भूमि भी हो सकता है, या फिर हम कहें कि भवन हो सकता है। तो तमाम तरह की जो वस्तुएं होती हैं, सीधा बात है कि उसको समझना ये है कि अगर कोई संसाधन किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन है, तो उसे हम लोग निजी संसाधन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से सार्वजनिक संसाधन, इसका ठीक उल्टा कीजिए। जो संसाधन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में न हो करके बल्कि सार्वजनिक सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो वैसे संसाधन को हम लोग सार्वजनिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर उठा लें शमशान, शमशान, अब कोई शमशान भी बना कर रखता है क्या निजी? नहीं। तो शमशान है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट ये होगा कि कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो सार्वजनिक भी संसाधन होते हैं और व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं। जैसे अगर कहें तो पार्क, अब कोई व्यक्ति अपने घर में भाई पार्क बना के रखा है तो वो हो सकता है कि वह व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन अगर सार्वजनिक पार्क है तो वह उसका स्वामित्व क्या होगा, वह किस प्रकार के संसाधन में जाएंगे? सार्वजनिक संसाधन में जाएंगे। शमशान की बात करें, उसी तरह चारागाह भूमि होती है, तो चारागाह भूमि क्या होती है? सार्वजनिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो। यानी सीधा बात यहाँ पर ये समझना है कि जो भी संसाधन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है, जिसका स्वामी कोई निजी व्यक्ति है, वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन है। और जिस संसाधन का स्वामी कोई निजी व्यक्ति नहीं है, तो उस संसाधन को हम लोग सार्वजनिक संसाधन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने शमशान को लाया है क्योंकि इससे बहुविकल्पी के प्रश्न सॉल्व होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, देखिए तकनीकी रूप में कहा जाए तो सारे के सारे संसाधन, चाहे व्यक्तिगत संसाधन है चाहे सार्वजनिक संसाधन, तो राष्ट्रीय संपत्ति होती ही हो। तो तकनीकी रूप से व्यक्तिगत संसाधन भी क्या हो जाता है? राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। यानी संपूर्ण संसाधन, जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, चाहे खनिज संसाधन की बात करें, चाहे जितने भी प्रकार के संसाधन इस पर्यावरण में हमारे मौजूद हैं, वह सब के सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इवन अब आप प्रश्न करेंगे कि हमारे सड़क बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, रोड बनते हैं, तो वह कैसे बनते हैं? तो देखिए हमने अभी कहा ना कि व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने देख रहा था कि जो भी निजी व्यक्ति, ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। तो इसके लिए राष्ट्र क्या करता है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाता है और भूमि अधिग्रहण के माध्यम से भूमि को अधिग्रहित करता है और अधिग्रहण के बाद उस पर तमाम तरह के विकास के कार्य को करता है। जैसे शहरी विकास प्राधिकरण की बात कर रहा है कि शहरों के अंतर्गत जमीन का अधिग्रहण कौन करता है? तो वह ये शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तकनीकी रूप से सारी संपदा किसके स्वामित्व के अंतर्गत होती है? राष्ट्र के स्वामित्व के अंतर्गत होती है। और जो राष्ट्र के अधीन होती है, जिसका स्वामी राष्ट्र है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संपदा के नाम से जानते हैं। इवन देखेंगे तो इसका एक और उदाहरण मिलेगा कि न केवल जैसे ये भारत है, ये भारत का हमें निचली भाग है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत यही नहीं है कि किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी संपदा हैं, वह सारी की सारी राष्ट्रीय संसाधन तो होती हैं। उसके साथ ही 12 समुद्री मील, 12 यानी इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 22.2 किलोमीटर जो समुद्री क्षेत्र होता है, वह भी राष्ट्रीय संपदा के अधीन आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि ये भारत है, भारत में बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, या कोई भी देश है, अगर उसका 12 समुद्री मील या फिर 22.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र होता है, वह भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न उठता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे भी संसाधन है जिस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को होता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस संसाधन को प्रयोग करने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाती हैं। उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें, हमने अभी देखा कि ये भारत है और भारत के ये चारों तरफ से समुद्र है और भारत क्या करेगा, यहाँ से 12 समुद्री मील वह राष्ट्रीय संसाधन में जाएगा। यानी अगर इसको किलोमीटर में कहें तो 22.2 किलोमीटर। लेकिन 370
यानी ये राष्ट्रीय संसाधन को छोड़ करके 370 किलोमीटर, यानी कि ये राष्ट्रीय संसाधन 12 समुद्री मील, और यदि हम कहें कि 12 समुद्री मील के बाद 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील को हम बदल किलोमीटर में बदलेंगे तो वह 370 किलोमीटर होगा। तो ये 12 समुद्री मील के बाद जो यह 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, यह आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहलाते हैं। यानी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसके परे होगा, यानी कि 200 समुद्री मील के परे क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। लेकिन 12 समुद्री मील और 370 समुद्री मील के बीच का जो क्षेत्र है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत यानी कि 370 किलोमीटर के बाद, यानी कि 200 समुद्री मील के बाद जो भी क्षेत्र आएगा वह, और उसमें जो भी संसाधन पाए जाएंगे उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यह तीसरा आधार था स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत यदि कोई ऐसा भी राष्ट्र है जिसको समुद्री क्षेत्र भी है तो वह 12 समुद्री मील वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, और 370 किलोमीटर में है, लेकिन 200 समुद्री मील के बाद जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, यानी अगर वर्गीकरण के संसाधन वर्गीकरण के अंतर्गत जो चौथा वर्गीकरण किया गया है, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन क्या होते हैं, संभावी संसाधन होता है। संभावी संसाधन दूसरा होता है, संभावी संसाधन दूसरा होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन तीसरा होता है संचित कोष तथा और चौथा होता है भंडार। चौथा होता है भंडार। यानी कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, नंबर 1 संभावी संसाधन होगा, नंबर 2 विकसित संसाधन होगा, और नंबर 3 पर इसको रख लेते हैं, भंडार को रख लेते हैं, और नंबर 4 होगा संचित कोष। अब संभावी संसाधन क्या है? संभावी यानी भविष्य का संसाधन। ये स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन कौन से संसाधन होंगे? संभावी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका हमारे पास प्रौद्योगिकी है, लेकिन हम अभी उसे उस रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कहें पवन ऊर्जा की बात करें, ये सब सारे के सारे क्या होंगे? संभावी संसाधन होंगे। इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। इसको उदाहरण को देखिएगा, जैसे पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें। देखिए भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों में सौर ऊर्जा संसाधन का बहुत अपार संभावनाएं होती हैं। उसी तरह से पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की भी अपार संभावनाएं हैं। भविष्य की ऊर्जा संसाधनों को पूर्ण करने के लिए इसको पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे फिर जल ऊर्जा की बात करें, ये सारे की सारे क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, लेकिन हम उसको उस रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक
ठीक है, देखते हैं। तो जैसे पवन ऊर्जा की बात करें तो गुजरात की बात, पवन ऊर्जा की बात करें, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, तो गुजरात की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम उस रूप में इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं जिस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। हालांकि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्यों में इस्तेमाल होता है, इस समय हो रहा है। तो यह क्या हो जाएंगे, संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विकसित संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? विकसित संसाधन वे संसाधन होता है जिसका हम लोगों ने सर्वे कर रखा है, किस सीमा तक हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी मात्रा क्या है। अगर सारे के सारे और हमारी विकास प्रक्रियाओं में अगर उस संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे हम लोग विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। भंडार, अब भंडार के अंतर्गत क्या आता है? तो भंडार के अंतर्गत देखिए, वैसे संसाधन जिसको हम अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रकृति में मौजूद है, लेकिन हम अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग भंडार के नाम से जानते हैं। जैसे जल, जल क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी भी उन्नत प्रौद्योगिकी न होने के कारण हम इसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या करेंगे? यह हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी आएगा, हम उसको अपनी ऊर्जा में तब्दील कर सकते हैं, तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और यह क्या होगा? तब तक से हमारे लिए भंडार बना हुआ है जल। ठीक उसी प्रकार से संचित कोष, देखिए संचित कोष और भंडार में विशेष अंतर नहीं होता है। लिखा होगा, किताब लिखती है कि संचित कोष भी भंडार का ही भाग है, यानी भंडार के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए प्रौद्योगिकी है, लेकिन हम उस सीमा तक अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस सीमा तक हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे नदी जल, जैसे अगर बात करें नदी जल की बात करें, तो नदियों में जल है, हम जल पे बहुउद्देशीय परियोजना बनाकर उसको ऊर्जा संसाधन के रूप में उससे हम लोग ऊर्जा संसाधन निर्मित कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उस रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस रूप में हमें यहाँ पर नदी जल प्राप्त हो रहा है। और ऐसे संसाधन को हम लोग संचित कोष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन वर्गीकरण इस भाग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट भाग के अंतर्गत हम लोग संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण और मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।